नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। काजरी जोधपुर में आयोजित किसान मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। अगेती सरसों की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे अन्नदाता कार्यक्रम के पिछले अंशों में काजरी जोधपुर में आयोजित कृषि मेले में कृषि एवं इससे संबंधित तमाम जानकारियां आपको दिखाई थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रुख करते हैं इस कृषि मेले की तरफ और जानते हैं कि यह मेला किसानों के लिए किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र रहा। जो शुष्क अंचल क्षेत्रीय केंद्र होने के नाते जो यहाँ का शुष्क अंचल है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ औषधीय पौधे जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ, औषधीय पौधे और कुछ आर्थिक उपयोगी पौधे हैं, उनके विषय में हम जानकारी एकत्रित करते हैं और उन पौधों का हमारी नर्सरी में, हमारे वनस्पति उद्यानों में संरक्षण भी करते हैं और उनका संवर्धन भी करते हैं। मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि हमें हमारी प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए, उसके साथ मिलकर रहना चाहिए और हम हमारी ज़रूरतों को प्लास्टिक का उपयोग ना करके हमें चाहिए कि हमारी प्रकृति, जैसे पहले ये पत्तों से दोने बना लेते, ये जैसे पलाश के पत्ते हैं जिसे अपन खाकरा बोलते हैं, केसुड़ा भी बोलते हैं, इससे कितना सुंदर ये बाउल बना है और इसका हम उपयोग अपने खाने में उपयोग करें। जहाँ मास फीस्ट होती है, ज़्यादा बड़े लेवल पर, मतलब पैमाने पर हम लोग कोई भोज करते हैं कुछ के, तो हमें ऐसे इको फ्रेंडली जो चीज़ें वो यूज करें। आजकल की जो प्लास्टिक की पत्तियाँ आ रही हैं, जो पत्तलें आती हैं, उनका हम उपयोग ना करें। ना ही हम कोई पेपर की प्लेटें यूज़ करें, क्योंकि उस पेपर बनाने के लिए भी पेड़ों का ही दोहन होता है। इस वजह से मैं कहना सभी से कहूँ कि प्रकृति के साथ रहो, नेचर के साथ मिलजुल कर, तो प्रकृति आप उन्हें बचाएंगे तो आपका जीवन बचाएंगे। वन बचेंगे तो बारिश भी होगी, जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये भी कंट्रोल होगा, जो भी हमारी प्राकृतिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सोलेंगे। इन संसाधनों से ही हम अपना रोजगार जुड़ते, ताकि हमें अपने गांव से पलायन ना करना पड़े। और सरकार को भी चाहिए कुछ ऐसी स्कीमें वो करे कि लोग अपने गांव में ही कोई साधन ढूंढ के उसका वहीं पर उपयोग करें और उसका संवर्धन भी करें, उसी को मल्टीप्लाई करके संवर्धन करके उसका उपयोग करें, ताकि उनका माल घर बैठे ही, जैसे बांस की टोकरियाँ बनाना, तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है घर बैठे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप कुछ हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया एक बांस को काट के छोटा सा एक कप बना दिया गया है। मैं एक कहना चाहता हूँ कि नेचर के साथ रहना है तो बायोडाइवर्सिटी भी हो, उसका सस्टेनेबल यूज हो। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि मेले की कुछ प्रमुख झलकियों पर, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए अद्भुत अनुभव के रूप में रही। किसान भाइयों, इस मेले में प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। हमारे प्रदेश के जिन किसानों की यहाँ खरीफ फसलों की कटाई हो गई है या फिर इस समय खेत खाली है, तो वे अगेती सरसों की बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरसों की बुआई सही तकनीक से की जाए, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी अजमेर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। सरसों एक रबी में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अच्छी भूमि के अलावा यदि हमारी भूमि थोड़ी क्षारीय है तो भी हम सरसों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों को सिंचित और बारानी दोनों ही दशाओं में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। तो किसान भाई कौन सी किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक किस्मों का प्रश्न है किसान भाइयों, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार किस्म का चयन करना चाहिए। सरसों की जो प्रमुख किस्में राजस्थान प्रदेश में उगाई जाती हैं उनमें मुख्य रूप से बायो 902, ये किस्म लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लगभग 39 से 40% तेल की मात्रा इसमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक लक्ष्मी किस्म है जो अपेक्षाकृत अधिक लंबी अवधि की किस्म है। ये 150 दिन लेती है, लेकिन इसका उत्पादन भी लगभग 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें प्राप्त होता है। वसुंधरा भी एक बहुत अच्छी किस्म है सरसों की, जो राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में लगाई जाती है। लगभग 135 दिन में पककर तैयार होती है और उपज लगभग 27-28 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार NRCDR2 एक अच्छी किस्म है जो लगभग 23-24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है और ये टूंटिया रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है। RH101 सरसों की उन्नत किस्म है। इसमें लगभग 40 से 42% तक तेल की मात्रा होती है। 27-28 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अच्छी किस्म का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। यदि आप बिल्कुल बारानी बोना चाहते हैं तो ऐसी दशा में गंगानगर द्वारा विकसित RGN 48 किस्म है, जो केवल बारानी क्षेत्रों के लिए ही निकाली गई किस्म है। कम पानी के अंदर जल्दी ये पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, जहाँ तक भूमि उपचार और भूमि की तैयारी का प्रश्न है, तो चूंकि सरसों के बारे में हम जानते हैं कि बीज बहुत छोटा होता है, तो मृदा को, खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अपने खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से तत्पश्चात हैरो द्वारा अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें और खेत को पूरी तरह से तैयार करके तत्पश्चात बुआई करें। यदि हमारे खेत में दीमक का प्रकोप अधिक होता है तो क्यूनॉल फास्ट 1.5% डस्ट 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की तैयारी के समय मिला दें। चूँकि ये एक तिलहन फसल है और इसमें सल्फर की मांग बहुत अधिक रहती है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक सस्ता उर्वरक जिप्सम का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो 30 किलो सल्फर की पूर्ति के लिए लगभग 250 किलोग्राम जिप्सम, जिस समय हम अंतिम जुताई कर रहे हैं खेत तैयार करते समय, उस समय खेत में मिला दें। इससे फसल को आवश्यक रूप से सल्फर की प्राप्ति हो जाती है और तेल का प्रतिशत हमें अधिक प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हमें भूमि की तैयारी करने के पश्चात बीज की बुआई करनी है। किसान भाइयों, खेत तैयारी के बाद बात आती है सरसों की फसल में पोषक तत्वों को देने के बारे में, ताकि फसल से अधिक उत्पादन लिया जा सके। तो कितनी मात्रा का प्रयोग करें खेत में, आइए जानते हैं। जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन का सवाल है, अधिकांश क्षेत्रों में इसे सिंचित अवस्था में ही बोया जाता है। किसान भाइयों, सिंचित अवस्था में पोषक तत्व की जो मांग इस फसल की है, हमें खेत तैयार करते समय 8 से 10 टन कंपोस्ट खाद आवश्यक रूप से खेत में डालना है। इसके अलावा हम लगभग 90 किलो DAP प्रति हेक्टेयर बुआई के समय और लगभग 30 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक की पूर्ति हेतु 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई के समय, अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इससे जस्ती की आवश्यक पूर्ति हो जाती है। शेष जो नत्रजन है, 50% नत्रजन है, उसको हम प्रथम सिंचाई जो लगभग 1 महीने की अवस्था पे सरसों में लगाई जाती है, उस समय यदि छिटक कर देंगे तो हमें उर्वरक की दक्षता बढ़ेगी और अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। यदि हम बारानी बीज की बुआई कर रहे हैं, बारानी क्षेत्रों में बुआई कर रहे हैं, तो हमें लगभग 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिए। और यदि हम इसकी बुआई सिंचित अवस्था में कर रहे हैं तो 2.5 से 3 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीज को उन क्षेत्रों में जिनमें तना गलन की समस्या का प्रकोप अधिक होने लगा है, निश्चित रूप से कार्बेंडाजिम नामक दवा 1 ग्राम लगाकर
उपचारित करने के पश्चात ही बुआई की जानी चाहिए। बुआई का प्रश्न है किसान भाइयों, बारानी क्षेत्रों में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हमें इसकी बुआई कर देनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उन क्षेत्रों में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर दी जानी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 सेंटीमीटर रखना अनिवार्य होता है। हम यदि अच्छी कृषि तकनीकी का इस्तेमाल करें, उन्नत बीज काम में लें, बीज उपचार करें, समय पर बुआई करें, उचित पोषक तत्व प्रबंधन करें तो निश्चित रूप से हमें सरसों की फसल में कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बाजरे की फसल लगाई थी, उनके यहाँ बाजरे की फसल की कटाई और गहाई का कार्य चल रहा है, लेकिन इनकी कटाई और मड़ाई के समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव भी मिलेगा। तो बाजरा की उपज से अच्छा बाजार भाव लेने के लिए कटाई और मड़ाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। देखिए किसान भाइयों, इस समय हम चर्चा करेंगे आपसे जो हमारी खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से यहाँ बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और बहुत बड़े एरिया पे जो यहाँ किसान भाई करते हैं। तो उसके लिए जो फसल हमारी अब पकने की अवस्था में है और कुछ किसान भाइयों की पक चुकी है, तो हमें ये देखना है कि पहले मौसम की हम भविष्यवाणी को भी देखते रहें कि बरसात तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस समय यहाँ बदली छाई हुई है। क्योंकि कटाई करके बाद में जब हम उसको खलिहान में रखते हैं या खेत में डाल देते हैं और बारिश हो जाती है तो वो बाजरा खराब होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल की परिपक्वता की पहचान करते हुए कटाई के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो दाना है, दाना पक चुका है या नहीं, दूधी अवस्था में तो नहीं है। तो उसको दबा के देखेंगे तो थोड़ा कठोर होगा, तो हम समझ लेना चाहिए कि दाना हमारा पक चुका है। और जब पक चुका हो तो उस समय हम जो है उसको काट करके, और जब हमारा मौसम साफ़ हो उस समय हमको कटाई करना है। जैसे कि हम कटाई करते हैं तो कटाई करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन जो है थोड़ा कम है, तो ज़्यादातर हम जो है किसान जो है मैनुअल कटाई करते हैं, अपने हाथों द्वारा कटाई करते हैं। तो उसमें हंसिया है और आजकल जो है जो दरांती वाले जो हंसिया आते हैं वो थोड़ा उनसे वो आपकी जो मेहनत कम लगती है और आसानी से उसको काटा जा सकता है। तो दरांती का इस्तेमाल करें तो उससे वो थोड़ा शार्प रहती है, पैनी रहती है और उसको आसानी से कम जो है ताकत लगा के भी हम आसानी से काट सकते हैं। क्योंकि जो पुराने हंसिए थे उनका जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे काटने में हमें समय अधिक लगता है, और जो दरांती आ रही हैं उनका जो उनसे कटाई करते हैं तो समय बहुत कम लगता है। क्योंकि ख़राब मौसम में अगर कटाई करते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो हमारा जो दाना ख़राब होने की संभावना रहती है। तो उससे बचने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो है इसको जो बाजरा है उसको जो है काटें, और काटने के बाद जैसे ही हमारा सूख जाए, या इसमें दो काम भी कर सकते हैं किसान भाई। बाजरा काटने के बाद बाली कतरन के उसको ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ बारिश की संभावना नहीं है, या उसको ढक दें जब भी बारिश आए। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पहले बाली काट लें, क्योंकि पहले बाली काटने में दिक्कत आती है, क्योंकि बाजरे की हाइट जो है ऊंचाई काफ़ी होती है तो हमें काटने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर बाजरा की हाइट कम है और आपका जो ऊंचाई है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बाली काट करके हम अलग इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे बारिश होने की संभावना भी हो, आपको ये लगता है कि मान लो कि आगामी दिनों में बारिश होने वाली है और आपका बाजरा पक चुका है, तो हम बालियों को काट करके और ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ बारिश नहीं हो रही है। और उसको जो है जब भी बरसात होती है तो उसको हम त्रिपाल से या किसी ऐसी चीज़ से ढक करके हम जो है इसको जो है जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने बाजरा के कटाई प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बाजरा की थ्रेसिंग और सुरक्षित भंडारण के बारे में। दूसरा ये कि इसकी जो थ्रेसिंग है, जब आपका ये बाजरा सूख जाएगा और सूखने के बाद में जब उसमें हम देखेंगे कि जब उसको दबाएंगे, जब दांत के नीचे भी दबाएंगे तो वो जो है थोड़ा कट की आवाज़ करेगा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा बाजरा सूख चुका है, गीला नहीं है। उस समय हम इसको थ्रेसिंग करेंगे। और थ्रेसिंग करने के बाद में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग थ्रेसिंग जो है आपके जो थ्रेसर हैं उससे करते हैं, या बड़ी बड़ी कटर हैं
उनको वो भी थ्रेसर का ही रूप है। तो थ्रेसर से जो कटिंग करने के बाद में, जो थ्रेसिंग करने के बाद में उसको जो है हम खलिहान में उसको थोड़ा सुखाएं, क्योंकि हम जब उस समय जब बाजरे को निकालते हैं तो उसमें काफ़ी नमी रहती है और नमी रहने की वजह से फफूंदी आने की संभावनाएं उसमें रहती हैं। तो हम पहले उसको निकाल करके और फिर फर्श पर सुखाएं और सुखाने के बाद उसको छाया में ठंडा करें और उसके बाद भंडारण करें। दूसरा उसमें ये भी हमें करना है कि बाजरा जब सूख जाए तो हम जो है जूट के जो बोरे हों उसमें भंडारण करें, क्योंकि हम देखते हैं कि प्लास्टिक के कट्टों में नमी अगर थोड़ी सी भी रह जाती है तो बाजरा ख़राब होने की संभावना रहती है। अगर जूट वाले बैग हैं तो उसमें जो हवा का थोड़ा जो आवागमन है वो आराम से रहता है और उसमें जो है हमारा जो बाजरा जो है ख़राब होने की संभावना कम से कम रहती है। तो किसान भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हम कटाई और मड़ाई की बात करते हैं और कटाई मड़ाई अगर समय से कर लेंगे तो हमारी आगामी फसल भी हम जो है समय से ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला नागौर के कृषक विपिन कुमार ने। आप खजूर की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विपिन कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अपने पश्चिम राजस्थान के लिए खजूर एक बहुत ही अच्छा फल है जिसकी यहाँ खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती यहाँ बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस फल के लिए ऐसी कहावत है कि इसका पैर कीचड़ में और सर आग में हो तभी अच्छा फल देता है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और जब राजस्थान नहर आई और सिंचाई के दूसरे साधन जो है विकसित हुए उसके बाद इसकी खेती यहाँ करना प्रारंभ हुआ। यहाँ खेती जो है राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनमें जो है इसकी खेती आसानी से लोग कर रहे हैं। तो जो किसान भाई खजूर की बागवानी करने जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि खजूर की अधिक फल देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके खजूर की बागवानी करें। तो वो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और कितनी है फलोत्पादन क्षमता, इस बारे में जानते हैं। इसमें देखो वैसे तो हज़ारों किस्में हैं और ये पश्चिमी एशिया देशों में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, परंतु हमारे यहाँ जो हम परीक्षण किया और 34 वैरायटी हमारे पास हमारे बाग में उपलब्ध हैं। इन किस्मों में जो है हलावी, खुनीजी और बरी, ये 3 किस्में ऐसी हैं जिसको कच्चा फल जैसे हम बेर खाते हैं उस तरह से बेर खाने के रूप में जो है कच्चे फल के रूप में ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। एक किस्म जो है मेडजूल नाम की किस्म है, इसका फल मोटा होता है और इस किस्म के जो फल हैं उसके पीले फलों से जो है हम थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके उसमें जो है छिवारे बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो है इसका पिंड खजूर अभी तक नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो किस्में हैं उनमें जाहिदी किस्म है, उसके पिंड खजूर बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। इसके अलावा खदरावी किस्म है, सामरान किस्म है, इनके जो पिंड खजूर है वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मेडजूल है, इसका भी अगर पिंड खजूर बनता है तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये किस्में अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग किस्में जो हैं यहाँ पर अच्छी साबित हुई हैं और किसान इनको अपने उपयोग के हिसाब से इसको लगा सकता है। इसको लगाने का जो तरीका है उसमें दूसरे फल वृक्षों की तरह पहले जो है 8 मीटर इसकी पौधे से पौधी और 8 मीटर जो है इसके एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी रखते हैं। दूरी पर जो है 1 मीटर गहरा और 1 मीटर जो है गोलाई में एक खड्डा खोद लें और उस खड्डे में आधी मिट्टी, आधा गोबर और अगर रेतीली ज़्यादा ज़मीन है तो तड़ाई की मिट्टी उसमें थोड़ी मिलाकर उसको जो है वापस भर दें। पौध लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद लेने चाहिए। इन गड्ढों में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी तथा गोबर की खाद
बराबर मात्रा में मिलाकर गड्ढे में भर देते हैं और 25 ग्राम क्लोरोफाइरिफास प्रत्येक गड्ढे में मिला देते हैं ताकि कीटों का प्रकोप न हो और इस प्रकार तैयार गड्ढे में पौध लगाते हैं। खजूर के पौधे वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में अथवा बसंत ऋतु यानी फरवरी से मार्च माह में लगाते हैं। उसके बाद इसके जो लगाने का तरीका है इसमें चूंकि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, बीज से लगाने पर आपको जो है नर निकलेंगे 50%, मादा निकलेगी। तो इसको बाग जो लगाते हैं वो इसको बीज से न लगाकर इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पौधे के नीचे जड़ों में जो निकले हुए हैं, इन बच्चों को जो है बाहर निकाल कर एक इसमें जिसको शक्कर बोलते हैं, ये शक्कर जो है एक बार निकाल कर उसको जो है जहाँ पर हमने खड्डा खोदा उस खड्डे में जो है जहाँ हमने तैयार किया है उस खड्डे में इसको लगा देते हैं। खजूर के जो परख जो है लगाने का समय हम जो है अभी जुलाई से लेकर सितंबर माह तक और उसके सर्दियों के बाद फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक जो है इसकी पौधे लगा सकते हैं। 4 बीघे के खेत में जो है 156 पौधे ये लगाए जाते हैं। इसको लगाने के बाद जो है इसको रोज़ 2 या 3 दिन में जो है इसको पानी देते रहते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। अजोला फर्न का पशु आहार में महत्व एवं उपयोग। बदलते मौसम में मछली तालाब की सही तरीके से देखरेख एवं प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।